डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के जो पहला चैप्टर है सेल चैप्टर के जो भी एनसीईआरटी बुक में बॉक्स बनाकर क्वेश्चन दिया रहता है उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखेंगे कि हम लोग पहला चैप्टर कोशिका जो है सेल कंप्लीट रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अब एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखेंगे कि बॉक्स बनाकर कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया रहता है। ठीक है, उन क्वेश्चनों के आंसर जान लेना आवश्यक है, याद रखेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जानना आवश्यक है क्योंकि वो चैप्टर से ही संबंधित है। तो यही सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के, जो भी ये क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे पहले चैप्टर में ही बॉक्स बना कर दिया है। एक क्वेश्चन जो होता है चैप्टर के अंतिम में दिया रहता है तो वो हम नहीं बता रहे हैं, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जो बॉक्स बनाकर दिया है महत्वपूर्ण है उसको जानना आवश्यक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसके साथ पहले क्वेश्चन को करेंगे उसके बाद आंसर को नोट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, चैप्टर लिख दिया जाए इसका। चैप्टर जो है पहले अध्याय जो है अध्याय 1 है कोशिका। ठीक है, कोशिका है, अध्याय क्या है, कोशिका है, सेल है। पहला इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ लिखे दिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पाठ्यगत प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। तो कोशिका की खोज आप लोग जानते होंगे कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। किस सन में, तो 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। ठीक है, किस प्रकार खोज किया ये भी हम लोग जानेंगे। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक जो किया वह अनगढ़ माइक्रोस्कोप द्वारा जो कार्क होता है, कार्क से एक पतली झिल्ली निकाला और उसी झिल्ली को अनगढ़ माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उसमें छोटे छोटे मधुमक्खी के छाते के समान कोष्ठ दिखाई दे रहे थे या चैम्बर दिखाई दे रहे थे। इसी छोटे छोटे कोष्ठनुमा संरचना को उन्होंने सेलुला कहा। बाद में सेलुला से ही सेल नाम पड़ गया। तो याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। ठीक है, और उन्होंने कार्क के पतली छीलन को लेकर, कार्क जो होता है क्या होता है देखेंगे, कार्क लकड़ी का बना हुआ, पहले जो बोतल होता था, बोतल का ढक्कन जो लगाया जाता था उसमें लकड़ी का काट कर गुटका छोटे छोटे लगाया जाता था, उसी को हम कार्क कहते हैं। उसी कार्क के ऊपरी छीलन को जब निकाला लेयर के रूप में, एक झिल्ली के रूप में, उसी झिल्ली को जब अनगढ़ माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें छोटे छोटे मधुमक्खी के समान कोष्ठ दिखाई दे रहे थे, छाते के समान। इस प्रकार छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दे रहे थे। इन्हीं कोष्ठ को उन्होंने क्या कहा, सेलुला कहा। ठीक है, बाद में सेल इसका नाम पड़ा। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का देखेंगे, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ये बातें हम बता चुके हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं। तो देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं, समस्त जीवधारियों का बॉडी जो है, शरीर जो है, सेल से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। इन्हीं कोशिकाओं के मिलने से ही बॉडी की रचना हुई है। ठीक है, इस प्रकार शरीर की अगर देखा जाए तो संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। क्रियात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है कि एक कोशिका के अंदर भी समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं।
एक कोशिका के अंदर समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, ये सभी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, ठीक है। देखेंगे कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होता है और एक बहुकोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय जीवधारी जो भी होते हैं उनका बॉडी जो है एक ही कोशिका से मिलकर बना है और एक ही कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं होती है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं होती हैं। और बहुकोशिकीय जो जीव होता है उसका शरीर बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना है, उनके सभी कोशिकाओं में भी उसी प्रकार जैविक क्रियाएं होती हैं जिस प्रकार एक कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहा गया है, ठीक है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा है कि CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं। वास्तव में सही बात है। ये मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका है और कोशिका में इस कोशिका से थोड़ा और बढ़िया फिगर इसको बना दिया जाए। ये मान लीजिए कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के अंदर और बाहर किस प्रकार पानी, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आदान प्रदान होता है। आखिर कैसे कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता अथवा निकलता है, या जल कैसे प्रवेश करता है या कैसे निकलता है। तो देखेंगे कि कोशिका जो होती है इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या कोशिका कला कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। यह झिल्ली जो होती है, यह झिल्ली कुछ पदार्थों को आदान प्रदान करने में सहायक होती है, यानी इस झिल्ली के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हो सकते हैं। तो देखेंगे जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, ये CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, कोशिका के अंदर जब CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो एक विसरण की क्रिया होती है। विसरण क्रिया द्वारा, ठीक है, वह कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर की ओर निकल जाता है। आप विसरण क्रिया में बताए थे कि जब पदार्थों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो विसरण की क्रिया द्वारा ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जब कोशिका के अंदर बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु वह अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं, अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं, अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं, जिनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जल अंदर जब प्रवेश करता है तो जल की जब सांद्रता बाहर की ओर बढ़ जाती है तो जल के अणु भी गति करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। जल के अणु भी अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। तो ये याद रखेंगे, यानी सांद्रता पर निर्भर करता है कि कैसा सांद्रता है, ठीक है। अगला है तीसरा, चौथा है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ये देखेंगे पारगम्य क्या होता है, पारगम्य झिल्ली क्या होती है। देखेंगे झिल्ली तीन प्रकार की होती है, एक होता है पारगम्य, एक होता है अपारगम्य और एक होता है अर्धपारगम्य। तो जो अपारगम्य होता है, अपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ आर पार नहीं हो पाता है, कोई भी पदार्थ आर पार नहीं हो पाता है। ऐसे झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन में पानी डालकर देखिए, क्या पानी नीचे की ओर झिल्ली से आर पार हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो पॉलीथीन झिल्ली क्या कहलाएगी, तो ये अपारगम्य झिल्ली कहलाएगी, ठीक है। एक जो होता है अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य ऐसी झिल्ली होती है जो विशेष प्रकार के तरल पदार्थों को ही आर पार होने देती है, सभी पदार्थों को आर पार होने
नहीं देती है, इसे कहते हैं क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे फिल्टर पेपर का हम लोग उपयोग करते हैं लैब में, केमिस्ट्री के लैब में या अन्य किसी लैब में उपयोग करते हैं फिल्टर पेपर, वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। और एक होता है पारगम्य। पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिससे सभी पदार्थ आर पार हो जाते हैं। सभी पदार्थ क्या होते हैं, आर पार हो जाते हैं। इस प्रकार झिल्लियाँ 3 प्रकार की, अपारगम्य, अर्धपारगम्य और पारगम्य, 3 प्रकार की होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि कहा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को ही बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करने देती है और अंदर से बाहर की ओर जाने देती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको न ही अंदर से बाहर जाने देती है और न ही बाहर से अंदर जाने देती है, यानी न ही अंदर से बाहर और न ही बाहर से अंदर की ओर जाएंगी। तो ऐसे झिल्ली को हम क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वर्णात्मक पारगम्य होती है, ये याद रखिएगा। अगला क्या है, 5वां क्वेश्चन है, 2 ऐसे कोशिकांगों के नाम बताइए जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। 2 ऐसे कोशिकांग बताना है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो आप लोग को हम बता चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। कोशिकांग, 2 ऐसे कोशिकांग बताइए जिसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो डीएनए को ही कहा जाता है। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहते हैं क्योंकि ये माता पिता के लक्षणों को अगले पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करती है, इसलिए डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। किसने सिद्ध किया था कि डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ है, तो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने, याद रखना। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में यह सिद्ध किया कि डीएनए जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो देखेंगे कौन कौन से कोशिकांग हैं, 2। तो एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 2 कोशिकांग जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को हम एमडीएनए कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को सीडीएनए कहते हैं। इस प्रकार लिखा जाता है। सीडीएनए कहते हैं या एमडीएनए कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एमडीएनए और क्लोरोप्लास्ट में सीडीएनए कहते हैं, ठीक। ये अगला देखेंगे, यदि किसी कोशिकांग का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। अगर मान लिया जाए कोई कोशिका है और उस कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट कर दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कोशिका है, तो कोशिका के अगर भौतिक और रासायनिक प्रभाव के कारण अगर नष्ट किया जाए तो कोशिका के अंदर होने वाली जो भी जैविक क्रियाएं हैं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं होना बंद हो जाएंगी। और जो ही ये क्रियाएं होना कोशिका के अंदर बंद होगी तो कोशिका डेड कर जाएगी, कोशिका की मृत्यु होगी। और जब एक एक कोशिका इस प्रकार डेड कर जाएंगी तो पूरे बॉडी भी क्या होगी, डेड कर जाएगी। इस प्रकार उस व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। याद रखेंगे कि कोशिका का अगर संगठन में किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव डाल दिया जाए तो कोशिका नष्ट हो जाएगी, जिससे बॉडी भी क्या होगा, डेड कर जाएगी, ठीक है। अगला है लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ क्यों कहते हैं। लाइसोसोम जिसको लयन काय भी कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम में हम बताए होंगे आप लोगों को कि इसमें जल अपघटनी एंजाइम्स होते हैं। लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं
वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को जब स्रावित होते हैं तो उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो नष्ट होने के कारण जो लाइसोसोम है ये उस एंजाइम का सेक्रेशन कर देते हैं, श्रावण कर देते हैं, जिनके कारण स्वयं नष्ट हो जाते हैं और कोशिका को भी नष्ट कर देते हैं। जो कोशिकाएं नष्ट होती हैं, नष्ट हो रही हैं, उनको भी क्या करते हैं, नष्ट कर देती हैं, उनको भी पचा देती हैं। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण क्रिया जो होती है राइबोसोम में होती है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा जो भी एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन जो बॉक्स बनाकर देता है, उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर हम बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी बुक के अंतिम पेज होता है, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी बातें हम बताए हैं उन्हीं से संबंधित उनमें क्वेश्चन होगा, तो इनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।